आज 19 जनवरी को आपका राजस्थान एपीओ का जो प्री का पेपर था वो आपका हो गया। और अगर आपने दृष्टि जुडिशरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है या उसको फॉलो किया है और आपने अगर 75 जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डील किए थे, अगर हम उसकी चर्चा करें तो लगभग 10 से ऊपर जो सवाल हैं वो डायरेक्ट आपके उस 75 क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा मैंने राजस्थान के लिए जो आपको टिप्स बताए, उस टिप्स से भी जो मैंने आपको बताया था कि आपको इस एरिया में फोकस करना है, इस एरिया में फोकस नहीं करना है, यहां पर आपको जाना है, इस ऑब्जेक्ट पर आपको लेकर आगे बढ़ना है, उसी तरीके से सवाल राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो राजस्थान एपीओ का एग्जाम आज कंडक्ट हुआ उसी पॉइंट से सवाल पूछे गए। इसके अलावा यदि आपने दृष्टि टेस्ट सीरीज ज्वाइन की एपीओ की तो उससे भी आपसे लगभग बहुत सारे सवाल सेम टू सेम जिस तरह से दृष्टि जुडिशरी के टेस्ट पेपर में पूछे गए वैसे ही सवाल आपको एग्जामिनेशन रूम में मिल गया। तो एक तरह से अगर आपने पूरा फॉलो किया है तो हमको नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई ऐसी समस्या आपको हुई होगी। और दृष्टि जुडिशरी ने हमेशा इस पॉइंट पर काम भी किया है कि बच्चों का जितना हित हो सके उतना किया जा सके। आज का जो आपने पेपर देखा, मैंने पिछली क्लास में जब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताए थे कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम देने में आपको जो डर है उस डर को आप कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि आप सिलेबस को एक बार जरूर देख लीजिएगा और आपको अभी जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा और मैं आपका उसका आंसर आपको बताऊंगा तो ऐसी स्थिति में कुछ सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्ट उसी सिलेबस से पूछ लिए गए। जैसे प्रोफेशन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट, प्रोविजन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट कि जो सवाल आपसे पूछे गए वो उसी धारा से कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सेक्शन 7 पूछ लिया गया। तो मैंने आपसे कहा था कि आपने तैयारी की है, लेकिन तैयारी के साथ आपको सिलेबस का पूरा डायमेंशन आपका क्लियर होना चाहिए। तो यदि आपने राजस्थान एपीओ का एग्जाम देखा तो राजस्थान एपीओ के एग्जाम में आपको एक चीज निकलकर सामने आई। हमने कहा कि लॉ के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन टोटल जो पूछे गए उन सवालों की संख्या कितनी थी? 70। अर्थात 70 क्वेश्चन जो है वो आपसे लॉ से पूछे गए और अदर जो 30 क्वेश्चन थे वो आपके हिंदी और इंग्लिश से थे। हमने आपसे बताया था कि जो लॉ के जो पार्ट है इस पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट आपका मेजर है और एक पार्ट आपका माइनर है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से ये सारी बातें बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि जो मेजर्स के होंगे वो आपके 40 से 45 सवाल होंगे और जो माइनर के सवाल होंगे वो रिमेनिंग पूछे जाएंगे। तो टोटल सवालों में जो ज्यादा महत्व है वो मेजर लॉ का था। और मैंने आपसे कहा था कि मेजर लॉ में 3 इंपॉर्टेंट एक्ट थे, जिसके अंदर इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, जिसे हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य नियम। जो माइनर लॉ है उसमें रिमेनिंग 8 एक्ट थे। तो सबसे पहले अगर हम पेपर के एनालिसिस करें तो जो अभी आपने पेपर दिया उस पेपर में 15 सवाल आपसे आईपीसी से पूछा गया, 15 सवाल आपसे सीआरपीसी से पूछा गया और एविडेंस एक्ट से जो सवाल आपसे पूछे गए उन सवालों की संख्या 9 थी। तो टोटल 39 क्वेश्चन जो थे वो आपके मेजर लॉ से पूछे गए। 39 क्वेश्चन आपके मेजर लॉ से पूछे गए। अगर हम माइनर एक्ट की बात करें, तो माइनर एक्ट में पहला है एक्साइज एक्ट, जो राजस्थान एक्साइज एक्ट था। यहां से जो सवाल आपसे पूछे गए उनकी जो संख्या थी वो संख्या आपकी 5 है। इसके अलावा आपसे पास्को से सवाल पूछा गया। मैंने कहा था कि पास्को से, और मैंने अपने लेक्चर में पास्को को जितना भी डील किया था, जो भी आपको बताया था, सेम टू सेम वही सवाल आपसे एग्जाम में पूछा है, कुछ पूछा ही नहीं है। अगर आपने वो 2 मिनट की क्लिप देखी होती तो आपको पास्को का एक भी सवाल आप गलत नहीं किए होते। तो पास्को में जो मैंने आपसे बताया उससे भी जो सवाल आपसे पूछे गए उन सवालों की संख्या 5 है। इसके अलावा आपका SC ST एक्ट था,
जो SC/ST एक्ट था, इस एक्ट से जो आपको सवाल पूछे गए उन सवाल की संख्या आपकी 3 है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट है जिसको आयुध अधिनियम कहते हैं। आर्म्स एक्ट से जो सवाल पूछे गए उसकी संख्या आपकी 5 है। इसके बाद आपका जो राजस्थान अनफेयर जो 2 एक्ट थे, उन दोनों एक्ट को मिलाकर आपको जो सवाल पूछे गए वो 4 थे, जिसे हम अनफेयर कहते हैं। फिर आपका प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट जो था, उससे आपसे 3 सवाल पूछे गए। और जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट था, इस एक्ट से, जेजे एक्ट से आपको कुल मिलाकर 6 सवाल पूछे गए। तो 39 इधर पूछे गए और इधर अगर हमने जोड़ा तो कुल मिलाकर जो भी रिमेनिंग सवाल आपका बचा, अर्थात 31 सवाल आपके माइनर एक्ट से पूछे गए। तो टोटल मिलकर आपका कितना हो गया? 70। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा डिवीजन था जो राजस्थान एपीओ का आपका एग्जाम हुआ। मैंने आपको जब लेक्चर सीरीज दिया था तब भी मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा था कि आप इसको पढ़ने से पहले सिलेबस को और लॉज जो आपको दिए गए हैं, लॉज का स्पेसिफाइड जो डेफिनेशन राजस्थान ने दिया है, इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करिएगा। और राजस्थान ने अपनी पूरी पेपर में इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और ध्यान में रखने के बाद जो पेपर आपके सामने आया और आपने सॉल्व किया, उस पेपर भी बहुत एकदम सर्टेन था। और मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, इंडेक्स पे फोकस करिए। मैंने आपसे बार बार यह कहा था कि इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, इंडेक्स पे आप फोकस करिए। और यदि आपने उन चीजों को सही रूप से फोकस किया है तो राजस्थान का जो एपीओ का पेपर था, आप 70 में से 60 से ऊपर सवाल सही करके आएंगे। और ऐसा मेरा उम्मीद है कि नॉर्मल अगर कोई स्टूडेंट ने जिसको फॉलो किया है तो 60 से 65 क्वेश्चन विदाउट एनी उसे सही करके हुआ। सवाल एकदम अपरेंट था, सवाल एकदम सीधा था। कहीं कहीं एविडेंस एक्ट के कुछ सवाल आपको ऐसे पूछे गए जिसको लेकर थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो सवाल आपसे पूछा गया, चाहे वो आईपीसी से पूछा गया, चाहे सीआरपीसी से पूछा गया, चाहे आपके माइनर और पास्को से पूछा गया, SC/ST से पूछा गया, एक्साइज से पूछा गया, आर्म से पूछा गया, जेजे से पूछा गया, सारे सवाल बहुत नॉर्मल थे। एक जो डिफाइन एरिया था उसी डिफाइन एरिया को पकड़ के सवाल पूछे गए थे। इससे बाहर सवाल आने के चांसेस बहुत कम थे और बहुत सही रूप से पेपर को बनाया गया था। तो मैंने आपसे कहा कि यदि आपने 75 जो क्वेश्चन की सीरीज थी उस सीरीज को देखा होता तो डायरेक्ट 10 से ऊपर सवाल आपको डायरेक्ट सेम टू सेम आपको मिला होगा। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के टेस्ट सीरीज को फॉलो किया है तो टेस्ट सीरीज से मोर देन 60 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहीं से मिले। और यदि आपने मेरे टिप्स जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि आपको एपीओ के एग्जाम में आपको जाना है, अगर आपने उसको ध्यान रख के एग्जाम की तैयारी की होगी, ये मेरा पक्का उम्मीद है कि आपके जो सवाल होंगे वो कहीं पर भी 60 से 65 के नीचे नहीं होंगे। और आप इस चीज को आप यथार्थ देखिए, आपके पास यूट्यूब का वीडियो है, देखिए मैंने इस चीज को डिफाइन किया था कि नहीं किया था। आप देखिए, आप देख सकते हैं, आपके पास जो प्रीवियस ईयर 75 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए, आप उसको सुनिए और देखिए आपको वो सवाल आपसे पूछे गए थे कि नहीं पूछे गए थे जो हमारे 75 में थे। तो एक तरह से जो पेपर था वो पेपर एक तरह से थोड़ा पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए एकदम सही था, और जब कोई नहीं पढ़ता तो उसके लिए तो टफ होता ही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम आपसे कहते हैं तो 60 क्वेश्चन आप आसानी से इसमें सॉल्व कर सकते थे और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो सकती। और अगर थोड़ा आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ऐसी स्थिति में आप 65 तक सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 उस सवाल को सॉल्व करते हैं और अब आपको देखते हैं कि सवाल की जो कठिनाई है, जो डिफिकल्टी, वो किस लेवल की है, कैसा सवाल है, क्या है, इसके बारे में अब हम 1 बाय 1 आपसे चर्चा करते हैं। जो पहला सवाल है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट होगा, यह सवाल ऑलरेडी आपसे सीआरपीसी से पूछा गया है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो अपॉइंटमेंट, जो एलिजिबिलिटी है, जो आपका सेक्शन 24 बताता है, वो कहता है कि पर्सन हैज बीन प्रैक्टिस एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 years। सीधा सा सीधा आंसर है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर
स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तीन टर्म आपको पता है। मैंने कहा था पीपी, आपको पता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आपको एपीओ। तो ऐसी स्थिति में पीपी के लिए आपको अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए आपको नॉट लेस देन 10 इयर्स दिया हुआ है, जो आपके सीआरपीसी के सेक्शन 24 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। और इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात भी नहीं थी कि जिस चीज को आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है, जिसको आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते थे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। और बहुत ही आसान सा सवाल आपसे यहां पर पूछा गया था कि जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके लिए कितना होना चाहिए, इसके बारे में आपसे बात की गई थी। ठीक है, तो अगर आप सेक्शन 24 का सब क्लॉज 8 देखें तो स्पष्ट रूप से यह बात करता है, ए पर्सन हु हैज बीन इन अ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स, उसकी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है टू अपॉइंट एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्लियर? तो पहले का जो आंसर होगा वो आपका 4 होगा। सेकंड, सेम यही सवाल आपके 75 जब मैंने क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा था, जब क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था, सेम यही सवाल आपसे पूछा गया था। ए बाय पुटिंग बी इन अ फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट dishonestly induce B to sign a blank paper and delivers it to A, B sign and deliver the paper to A has committed the offense of extortion. Offense of extortion. सीधा सा सवाल। मैंने कहा कि थेफ्ट, और थेफ्ट के बाद जब एक्सटॉर्शन आया तो फियर का एलिमेंट हो गया। अब ये फियर में इंस्टेंट फियर नहीं था, ये फियर था। तो ऐसी स्थिति में इंड्यूस टू डिलीवर, रिमूव द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं, आपसे खुद कह रहा है कि आप उसको दीजिए। और क्यों दीजिए? क्योंकि वो आपको फियर दे रहा है, इंजुरी दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये आपका एक्सटॉर्शन होगा। तो इंडियन पीनल कोड की धारा 383 में अगर आप देखते हैं तो वहां पर एक्सटॉर्शन शब्द को डिफाइन किया गया है, और उसको डिफाइन करते हुए एक्सटॉर्शन की यही परिभाषा आपको दी गई है। तो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 383, ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस अमेंडमेंट एक्ट 2019 केम इनटू द फोर्स। सीधा सा सवाल था, आपसे पूछा गया पास्को एक्ट जो 2019 में संशोधन किया गया, ये कब है? तो ये आपका 16 अगस्त 2019 को है। कब है? 16 अगस्त 1900। एकदम सीधा सा सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पास्को एक्ट आपका 2012 का है, और 2012 के बाद जब इसमें संशोधन किया गया तो संशोधन आपका लागू हुआ 16 अगस्त 2019 को। अगला जो सवाल है ये भी आपका सीआरपीसी का सवाल है, और बहुत ही आसान सा सवाल है। और ये जो सवाल आपका है, ये सवाल आपका, इफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रजिस्टर्ड in a case in which one offense is a cognizable and other is a non-cognizable, then which of the following is the correct? Which of the following is the correct? तो आपको पता है कि सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी कहता है इंफॉर्मेशन टू द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में बात करता है, अर्थात यहीं पर आपको एफआईआर की बात करता है। और यदि आप सेक्शन 155 पे जाते हैं तो यहां पर नॉन कॉग्निजेबल के केस पे जाता है। अब इसी सीआरपीसी के सेक्शन 155 सब क्लॉज 4 को अगर हम देखते हैं और कहते हैं कि एक ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल है, और दूसरा ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो ऐसी स्थिति में इसे भी हम कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में वो करेंगे। पहला ऑफेंस संज्ञेय, दूसरा असंज्ञेय, तो इसे भी हम संज्ञेय के रूप में देखेंगे। तो फॉर द कॉग्निजेबल तो कौन सा करेक्ट है? फॉर द कॉग्निजेबल ऑफेंस इट शैल बी ट्रीटेड एज अ कॉग्निजेबल केस, and for the non-cognizable offense it shall be deemed to be non-cognizable case। तो ये आपका आंसर राइट नहीं है। If it is a warrant case, if it is a warrant case, it shall be deemed to be a cognizable case
अदरवाइज इट शैल बी डीम्ड टू बी ए नॉन कॉग्निजेबल केस, ये भी आपका सही नहीं है। द केस शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल केस, ये स्टेटमेंट आपका सही है और 155 सब क्लॉज 4 के तहत ये हुआ। आपको अगर आपने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये भी पता है कि एक कॉग्निजेबल और दूसरा कॉग्निजेबल मिलकर कॉग्निजेबल केस बनाते हैं, एक नॉन कॉग्निजेबल और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल मिलकर भी नॉन कॉग्निजेबल केस बनाते हैं, और अगर एक कॉग्निजेबल हो और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल हो तो ये केस कॉग्निजेबल केस होगा, जिसे सीआरपीसी की धारा 155 सब क्लॉज 4 अर्थात कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1970 के 1554 के तहत इसे कॉग्निजेबल केस कहा जाता है। क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका थर्ड। अगला सवाल, ये भी सवाल जो आपकी 75 सीरीज थी उस सीरीज से ये भी सवाल आपसे सीधा सा सीधा पूछा गया था और सेम यही सवाल था, सेम यही सवाल था। मैंने एसाल्ट को बताया, मैंने कहा एसाल्ट 351, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड एंड अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड के बारे में मैंने आपका कहा, मैंने कहा 308, और जब मैंने एब्डक्शन की बात की तो ये आपका धारा 362। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इसको मिला रहे हैं तो आप मैच करेंगे और मैच में आपको क्या मिल रहा है, अगर पहला क्या है 362 तो ये आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका क्या है कमिट सुसाइड 30, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड ये आपका 4 हो जाएगा, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड ये आपका 3 हो जाएगा, और एसाल्ट जो है ये आपका फर्स्ट हो जाएगा 2431 2431 2431 2431। ओके, 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल भी बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत इतना बड़ा सवाल है नहीं और एकदम आसानी सा सवाल है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनाल्टी इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू द ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ बॉन्ड फर्स्ट टाइम अंडर द प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट 1958। तो सीधा सा सीधा यदि पहली बार ऐसा होता है और बॉन्ड को वो फुलफिल नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत साधारण सा सवाल प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट से पूछा गया, लेकिन सवाल आपसे 3 ही पूछे गए, लेकिन सवाल जो पूछे गए एक सवाल तो डायरेक्ट आपके सिलेबस से ही कनेक्टिंग है। अनफेयर मींस, अब देखिए राजस्थान पब्लिक, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो अनफेयर का मतलब है ये, तो अनफेयर का जो मतलब था यही डिफिनीशन मैंने 75 जब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन में भी हमने अनफेयर मींस के बारे में आपसे चर्चा की थी और हमने आपसे बताया था कि अनफेयर का मतलब क्या होता है, और यहां पे डायरेक्ट पूछ लिया गया कि अगर राजस्थान जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है अनफेयर मींस का रिक्रूटमेंट 2022 का, उसमें अनफेयर जो टर्म है उस अनफेयर टर्म को कहां पर डिफाइन किया गया है, तो ये जो आंसर है आपका, ये आंसर आपका है सेक्शन 2C के। कहां पर? सेक्शन 2C में। Which of the following case is not related to section 167 of the code of the criminal procedure? 167 of the code of the criminal procedure कहता है if investigation is not complete within 24 hours. If investigation is not complete within the 24 hour, then accused को मजिस्ट्रेट सेंड आइदर पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, ये उसका प्रावधान है। लेकिन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू सेक्शन 167 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो इसका जो आंसर है वो राजू मांझी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो 167 से रिलेटेड नहीं है। देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल थोड़ा ऐसा सवाल है जिसपे थोड़ा आपको बहुत बड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। माइंड इसलिए भी लगाना पड़ेगा कि इस सवाल के जो आंसर है वो थोड़ा हो सकता है कि एडमिसिबल भी हो सकता है एडमिसिबल ओनली व्हेन गिवन विद द परमिशन ऑफ द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड।
तो इसका जो आंसर है वो या तो आपका ए हो सकता है, या तो आपका 1 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। थोड़ा ये सवाल क्यों, इस सवाल की मैं ऐसी बात आपसे कर रहा हूं, तो थोड़ा आप कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए। ए सी द हर हस्बैंड कमिटिंग ए मर्डर ऑफ बी। द हस्बैंड इज prosecuted for the murder of B. During trial, A gives evidence against her husband. The evidence is, तो नॉर्मली है कि हस्बैंड और वाइफ भी एक दूसरे के विरुद्ध क्या हो सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं, अर्थात एक दूसरे के विरुद्ध कंपिटेंट विटनेस है। और सेक्शन 120 ऑफ द कोड ऑफ द 120 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इसको स्पष्ट रूप से कहता है। लेकिन कुछ हस्बैंड और वाइफ के कुछ कम्युनिकेशन है जिसे सेक्शन 122 के तहत क्या किया जाता है, प्रिविलेज दिया जाता है, और यह कहता है कि एडमिसिबल अगेंस्ट द हस्बैंड। लेकिन इसका जो आंसर है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका 1 होना चाहिए, एडमिशन अगेंस्ट द हस्बैंड। यही आपका एडमिसिबल अगेंस्ट द हस्बैंड, यही आपका राइट आंसर होना चाहिए। और इसके लिए आपको दो धाराओं पर विशेष रूप से फोकस करना होगा, सेक्शन 120 एंड सेक्शन 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। नेक्स्ट सवाल, सेम यही सवाल आपसे 75 क्वेश्चन में पूछा गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस का जो प्रिंसिपल है वो किस सेक्शन पर बेस्ड है। तो यही सवाल आपसे पूछा गया था। तो विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1816 इज द बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ मैलिस। सीधा सवाल पूछा गया था, विदाउट एनी हेजिटेशन मैं आपसे कह रहा हूं कि डायरेक्ट यही सवाल पूछा गया था। और मैंने इस सवाल को बताने से पहले आपको बहुत सारी चीजें भी बताई थी, और मैंने आपसे कहा था कि जब आप कभी भी इंडियन पीनल कोड की तैयारी करें तो सेक्शन 299 से लेकर सेक्शन 310 तक जितने भी सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस में क्या दिया हुआ है वो आप देखिए। दो सवाल आपसे ऑलरेडी पूछ चुका है, 308 309 अभी मैचिंग में, और फिर आपसे पूछ लिया सेक्शन 301 जो ट्रांसफर ऑफ मैरिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 1। इन द जेजे एक्ट 2015 चाइल्ड मीन्स, अब चाइल्ड मतलब कौन होता है? जब जेजे एक्ट का मतलब ही चिल्ड्रन है तो सबसे पहले आपको चिल्ड्रन की तो परिभाषा जाननी ही होगी। अगर आप चिल्ड्रन की भी परिभाषा नहीं जानते तब ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी समस्या है। तो चाइल्ड मीन्स होता है 18 ईयर्स ऑफ द एज। स्पष्ट रूप से जेजे एक्ट में इस चीज को डिफाइन किया गया है कि चाइल्ड मीन्स 18 ईयर्स ऑफ द एज। ये इसका राइट आंसर है। कितना आसान सा सवाल है, एकदम बेसिक सवाल जो आपसे डिफाइन एरिया में पूछा गया। आसानी से सवालों को आप सॉल्व करते चलिए। अगर आपने हल्का सा माइंड को अप्लाई किया है तो कहीं पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। सेक्शन 318 ऑफ द राजस्थान एक्साइज एक्ट डिफाइंड। अब देखिए सेक्शन राजस्थान जो एक्साइज एक्ट है उसका सेक्शन 3 सब क्लॉज 18 क्या डिफाइन करता है? तो सेक्शन टी एक्साइज एक्ट जो डिफाइन करता है वो आपका डिफाइन करता है पचवाई। ठीक है, क्या डिफाइन करता है? 3rd नंबर। मैंने कहा था डिफिनीशन क्लॉज में अगर एक्साइज एक्ट में जाएंगे, एक्साइज एक्ट के डिफिनीशन क्लॉज से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं। एक्साइज ड्यूटी के बारे में पूछा गया है जो आपको आगे आपको मिलेगा सवाल। इसके अलावा इस जो एक्साइज एक्ट से जो आपको 5 सवाल पूछे गए हैं, 5 में से 2 से 3 सवाल सिर्फ और सिर्फ आपसे डिफिनीशन क्लॉज में है। अगर आपने डिफिनीशन क्लॉज ही सही से देख लिया होता तो आपको पता चल जाता। पटवाई का मतलब होता है फर्मेंटेशन ऑफ राइस, मिलेट और अदर गेन, जो है इसे आपको कहा जाता है, जो आपको सेक्शन 318 में डिफाइन किया गया है। Under the Protection of the Children from Sexual Offences Act 2012, whoever commits sexual assault on a child and attempt to a murder, the child shall be punished with imprisonment for either description for a term which shall not be less than, अर्थात जो पनिशमेंट के बारे में आपसे पूछा गया और जिसका है आपका 5 years, क्या होगा? 5 years।
5 years. Which of the following is a correctly match according to Rajasthan Public Examination Act 2022? तो कौन सा मैच्ड है, कौन सा मैच नहीं है? नॉर्मली सेक्शन बेस्ड सवाल है, और अब मैंने आपसे कहा था कि सेक्शन बेस्ड सवाल आपसे बहुत ज्यादा, और आप देख लीजिए पूरे पेपर में मोर देन 50% क्वेश्चन ऑन द बेस्ड ऑन इंडेक्स, सेक्शन बेस्ड। सिर्फ सेक्शन आपको पता है तो 50% से अब सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका 1 है। तो इंटर इन एग्जामिनेशन सेंटर सेक्शन 7 में नहीं दिया हुआ है। In which of the following dates the Arms Act 1959 came into the force? जब मैंने आपको 75 क्वेश्चन को डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि ये कब इन्फोर्स हुआ। तो इसका जो आंसर है वो 15 सब क्लॉज 15 में जो ऑप्शन नंबर है वो आपका चौथा है कि 1 अक्टूबर 1962 को आर्म्स एक्ट 1959 आपका वो हुआ था। मैंने जब आर्म्स एक्ट के बारे में बताया तो मैंने आपको यह भी बताया था कि कुछ डिफिनीशन अपने पास रखिएगा, एम्यूनिशन का, आर्म्स का, प्रोहिबिटेड आर्म्स का, वहीं से सवाल आपसे पूछा भी गया है। तो जो भी चीजें हमने आपको लास्ट समय बताई उस सवालों को अगर आप ध्यान में रखकर एक बार भी देख कर गए होते तो आप मोर देन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। The Rajasthan Public Examination Act 1992 received the assent of the governor। सीधा सा सीधा जो आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं उस पीडीएफ पर स्पष्ट रूप से ये चीजें लिखी हुई हैं कि कब वो हुआ। तो वो आपका हुआ 8 नवंबर 1992 को जो ये चीजें दी हुई। Which of the following known as a मैग्नोटेड केस? अब ये केस बहुत ही फेमस जजमेंट है, और मैग्नोट का केस जो है वो आपका सेक्शन 81 जो कीन वर्सेस डुंडले एंड स्टीफेंसन का केस है, इसी केस से डायरेक्ट ये रिलेटेड है जो सेक्शन 81 ऑफ द इंडियन पीनल कोड से रिलेटेड है, और ये अपने आप में एक फेमस जजमेंट है जो आपका बेस्ड है। द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर बी, बहुत आसानी से देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर बी marks on the ground produced by a struggle at in or near the place where the murder was committed are a relevant fact. This illustration is related to which section of the Indian Evidence Act? आप अगर इस जो सवाल है इस सवाल में अगर आपने सेक्शन 6 से लेकर 9 तक के जितने भी इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं उसको अगर आपने आसानी से देखा होता तो आसानी से आप ये सवाल कर सकते थे, क्योंकि सेक्शन जो 7 है वो स्पष्ट रूप से कहता है ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट। तो यहां पर जो चीज हो रहा है वो अपने आप में स्पष्ट रूप से शो कर रहा है, स्पष्ट रूप से शो कर रहा है कि किस पर बेस्ड है। तो एनी फैक्ट विच इज बेस्ड ऑन ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इन अ फैक्ट इन इशू इज अ रेलिवेंट फैक्ट, and this example is the based on section 7 of the Indian Evidence Act 1872। सीधा सा, A put his hand by making a portrait in a D house, what offense B has committed? सीधा मतलब है कि एक व्यक्ति का घर है और उस व्यक्ति के घर में हमने छेद कर दिया, तो अगर उस व्यक्ति के घर में हमने छेद कर दिया तो हमने कौन सा अपराध किया? हमने कौन सा अपराध किया? हाउस ब्रेकिंग, जिसे हम कहते हैं गृह भेदन, जिसे हम कहते हैं गृह भेदन, जो इंडियन पीनल कोड में, जो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 445 में दिया हुआ है, 445 में दिया हुआ है। ठीक है, हाउस ब्रेकिंग। कहां पर? इंडियन पीनल कोड में। In which of the following case it was held that the offence committed in India can be tried by the court in India whether perpetrator of the crime resides in India for a foreign country? सीधा सा सीधा मतलब है कि ये आपका इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 3 और 4 से आपका रिलेटेड है, और इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपका
दूसरा होगा मुबारक अली अहमद स्टेट ऑफ बॉम्बे। जहां पर इंडियन पीनल कोड के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन के बारे में बात किया जाता है। तो जुडिक्शन जो इंडियन पीनल कोड के बारे में है, यहीं पर ये सवाल आपसे रिलेटेड है। और ये जजमेंट मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये रेलिवेंट जजमेंट इन दिस फैक्ट। ए पर्सन फाइंड ए वैल्यूएबल रिंग, सीधा सा सवाल है, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है, जो ऑलरेडी नंबर ऑफ टाइम आपसे एग्जामिनेशन रूम में पूछा गया है। और आपको पता है कि पर्सन फाइंड ए वैल्यूएबल रिंग लाइंग ऑन द रोड एंड विदाउट नोइंग टू whom it belongs sell it immediately means a person has committed the criminal misappropriation। सीधा सा सीधा है, उन्होंने कौन सा अपराध किया? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, जो इंडियन पीनल कोड की धारा 403 में दिया गया है, जो 403 में दिया गया है। एक्साइज ड्यूटी, मैंने आपसे कहा कि एक्साइज एक्ट से मोर देन वन सवाल आपसे जो पूछे गए हैं वो सेक्शन 3 के डिफिनीशन क्लॉज से पूछे गए हैं। अभी मैंने आपको एक डिफिनीशन क्लॉज पे जो सवाल था वो बेस्ड बताया। अब दूसरा सवाल ये पूछा गया, अगर एक्साइज है तो एक्साइज ड्यूटी पर कहां पर डिफाइन किया गया है? तो एक्साइज ड्यूटी को भी आपको अंडर द एक्साइज एक्ट सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 3 का जो आपका 3 का जो 6 है, उसमें आपको ये डिफाइन किया गया है एक्साइज ड्यूटी। Which of the following is an aggravated sexual assault under section 9 of the POSCO Act 2012? देखिए, अब पॉस्को एक्ट का जो सेक्सुअल असॉल्ट एग्रीवेटेड है, अब सेक्सुअल असॉल्ट मैंने आपसे बताया था कि डिफाइन किया गया था सेक्शन 7 में, और पनिशमेंट उसका सेक्शन 8 में था, और एग्रीवेटेड सेक्सुअल जो असॉल्ट है उसे सेक्शन 9 में किया गया। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसमें से एग्जाम्पल जो दिया गया है, इस एग्जाम्पल में कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको ये कह रहा है कि इस डिफिनीशन के अंतर्गत शामिल होगा? अगर आपने सही से इस सेक्शन को पढ़ा है तो इस सेक्शन में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इसके अंतर्गत कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी आएगी। तो ठीक है, तो चाइल्ड के वेस्ट में अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो तीसरा वाला है प्राइवेट स्कूल में, ये आपका क्या होगा? शामिल होगा। ये आपका शामिल होगा। In which of the following cases the Supreme Court has laid down 5 golden principle? बहुत फेमस जजमेंट है जिसे पंचशील कहते हैं, और जो आपको पता भी है शरद के केस में कहा गया था। ये भी जजमेंट आपका क्लियर है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस से आपका संबंधित है, बहुत फेमस जजमेंट है, इसमें कुछ ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कौन सा कहां पर है, ये भी आपको सेक्शन बेस पूछ लिया गया। डाइंग डिक्लेरेशन आपको पता है, सेक्शन 32, हु मे बी टेस्टिफाई, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। तो मैंने आपसे बताया था कि मैरिज के बारे में 122, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन 126, और हु मे बी टेस्टिफाई अर्थात कौन कंपिटेंट विटनेस हो सकता है, ये आपका आंसर होगा। तो अगर आप देखते हैं तो डाइंग डिक्लेरेशन कहां पर है? सेक्शन यहां पर सेकंड नंबर पर। ये किसमें है? फर्स्ट नंबर पर। कम्युनिकेशन किसमें है? आपका 4 नंबर पर। और ये किसमें है? आपका 3 नंबर पे, 2143 2143 2143, ये आपका राइट आंसर। Explanation of the which section of the Indian Penal Code state that mere pecuniary benefit is a not benefit within the meaning of section 88, 89 and 92 of the code। अगर आपने सेक्शन को सही रूप से पढ़ा है, इस सवाल को तभी आप आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज इस सवाल को आप कर नहीं सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सेक्शन 92 होगा। अब देखिए यहां पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किया गया, जो एग्जांपल दिया जा रहा है कि वाई गिव्स अ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए ऑन दिस प्रोवोकेशन फायर a pistol at Y, neither intending nor knowing himself to be likely to be killed Z,
who is near him but out of sight, a kills Jed here. तो 20 जो 7 है, तो 27 में जो तीसरा ऑप्शन है, ए हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एज देयर वाज नाइदर इंटेंशन नॉर नॉलेज दैट इज लाइकली टू किल जेड हु इज नियर हिम बट आउट ऑफ साइट। तो ये आपका राइट आंसर होगा। द क्वेश्चन इज वेदर एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ए हार्बर इज कॉज्ड बाय ए सर्टेन सी वॉल। देखिए सीधा सा सवाल है, सेक्शन 46 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट पर है। सेक्शन 46 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट पे है, जो आपको ऑलरेडी, आप इंडियन एविडेंस एक्ट में जाएंगे तो आपको ऑलरेडी यहां से ये सवाल आपको दिखाई होगा, यहां पर आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। सीधा सवाल आपका इंडियन एक्ट पर ये बैठ हुआ है। द फैक्ट दैट अदर हार्बरर्स सिमिलरली सिचुएटेड इन द अदर रिस्पेक्ट but where there was no such sea walls began to be obstructed at about the same time is relevant under which section of the Indian Evidence Act, section 46। इस क्लियरली आपका इसी एग्जाम्पल पर ये बेस्ड है। Which of the following section of the SC Act 1989 relate to the punishment for offense of atrocities? सीधा मैंने आपसे बताया था, जब SC/ST एक्ट बताया था, मैंने कहा कि दो पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है, एक सेक्शन 2 और एक सेक्शन 3। सेक्शन 2 आपका डिफिनीशन क्लॉज बताता है और सेक्शन 3 एट्रोसिटीज के आपके पनिशमेंट के बारे में बताता है। तो ये दोनों पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा था SC/ST से यहां पर 100% सवाल आपसे पूछा जाता है। तो ये सवाल जो आपका होगा 29, तो 29 का जो ऑप्शन है वो 3 आपका राइट है। देखिए, who among the following does not come within the purview of term court as given under the Indian Evidence Act 1872? बहुत सा आसान सा सवाल, बार बार प्रीवियस ईयर में ये सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो कोर्ट की डिफिनीशन में नहीं आता। तो यदि आप जानते हैं तो आर्बिट्रेटर जो होता है वो कोर्ट के डिफिनीशन में नहीं शामिल होता इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। तो यही आपका राइट आंसर होगा। और बार बार ये प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नंबर ऑफ टाइम ये सवाल आपसे पूछा गया है। Who among the following person may be charged and tried together? अगर मैंने आपसे जब 75 क्वेश्चन डील किया तो मैंने आपसे चार्ज के बारे में बात किया था। मैंने आपसे कहा था कि सीआरपीसी के सेक्शन 211 से लेकर 224 तक चार्ज से रिलेटेड है, और मैंने आपसे कहा था कि 211 से लेकर 214 तक कंटेंट ऑफ चार्ज के बारे में है। फिर मैंने आपके कहा था कि 215 आपका इफेक्ट ऑफ चार्ज के बारे में है, और फिर मैंने आपसे कहा था 216 एंड 217 ये आपका एड एंड एल्टर के बारे में है। और फिर मैंने आपको कहा था कि जब इसके आगे आप जाएंगे तो यहां पर आपको ज्वाइंडर ऑफ चार्ज मिलेगा। तो ये जो सवाल है वो ज्वाइंडर ऑफ चार्ज के बारे में है। तो ज्वाइंडर ऑफ जो चार्ज है 218, 219 एंड 220। तो जो सवाल यहां पर पूछा गया है वो 220 से है, अर्थात पर्सन एक्यूज्ड ऑफ डिफरेंस ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो अगर वो सेम ट्रांजेक्शन में कोई ऑफेंस करते हैं तभी वो होगा। तो वो आपका कौन सा सही है? वो आपका सही है 4 नंबर, जो आपका सेक्शन 220 पर बेस्ड है। मैंने स्पष्ट रूप से इसके बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस किया था और बताया था इसके बारे में क्या चीजें हैं। Which of the following provision of the JJ Act 2015 define the term best interest? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। मैंने कहा जेजे एक्ट का डिफिनीशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें स्पष्ट रूप से पूछ दिया गया कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। कुछ पूछा ही नहीं कि क्या डिफाइन किया, क्या नहीं डिफाइन किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सेक्शन 2 के 9 में आपका ये डिफाइन किया गया है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अब देखिए, मैंने कहा था डायरेक्ट, अगर आप राजस्थान एपीओ का सिलेबस देखें तो ये जो सेक्शन है ये सेक्शन स्पेशली रूप से आपको डिफाइन किया गया है ये और वो आपका सेक्शन 7 है। एकदम क्लियर कट आपके सिलेबस में इस सेक्शन का उल्लेख किया गया है कि
क्या आपको जानना है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि सिलेबस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। सिलेबस से भी एक दो सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिलेबस सही ढंग से देखा है तो बहुत से विद्यार्थी एग्जाम में पहुंच गए और सिलेबस ही नहीं देखा, तो एकदम डायरेक्ट से सिलेबस से ये सवाल था। और ये आपसे पूछा था कि क्या कहते हैं कि रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल, ये किस धारा में है। तो धारा आपकी कौन सी है? 7। धारा आपकी कौन सी है? 7। अब देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इन सेंस नहीं है, लेकिन अगर आपने बेयर एक्ट का प्रोविजन नहीं पढ़ा है तब ऐसी स्थिति में सवाल को सॉल्व करने में थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेशन जरूर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में व्हेन during the course of an inquiry under the JJ Act, the Protection of the Children Act 2015, the child complete the age of 18 years, then the board will क्या करेगा? Continue the inquiry but will not pass any order. Second, continue the inquiry treating him as an adult. Third, stop the inquiry. And fourth, continue the inquiry and may pass order treating the child as a continuing to be a child. तो सीधा सा मतलब है कि अगर इंक्वायरी के दौरान कोई वो हुआ तो उसे हम एज ए चाइल्ड ही ट्रीट करेंगे। तो सेक्शन जो 34 है वो आपको जो आपका 34 क्वेश्चन नंबर है, इसका जो आंसर होगा वो आपका 4 होगा। उसे हम चाइल्ड की तरह ही ट्रीट करेंगे, ये स्पष्ट रूप से आपके जेजे एक्ट में दिया हुआ है। अब आइए सेक्शन सवाल नंबर 35 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ ऑफ द असॉलेंट। सीधा सा मतलब मैंने आपसे बताया था कि इंडियन पीनल कोड की जो धारा 96 से 106 है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करता है। और यहां पर जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो 2 टाइप्स का है, एक बॉडी का है, एक प्रॉपर्टी का है, एक शरीर का है, एक संपत्ति का है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप किसी भी प्रकार से कॉजिंग डेथ कॉज करते हैं तो ऐसी स्थिति क्या हो सकती है? तो ऐसी स्थिति में उसमें एक सर्कमस्टांसेज है, यदि रेप का सिचुएशन हो तो ऐसी स्थिति में आप ये कार्य कर सकते हैं। तो 35 का 1 इज द राइट आंसर। क्लियर? Which of the following is not correctly matched according to the राजस्थान एक्साइज एक्ट। देखिए फिर सवाल सेक्शन बेस्ड, राजस्थान एक्साइज एक्ट में पूरा सवाल ही सेक्शन बेस्ड आया है, कुछ आया ही नहीं है। मैंने कहा कि टोटल 5 सवाल थे तो 5 में से 5 सवाल सिर्फ सेक्शन बेस्ड है। अगर नॉर्मली से आपने सेक्शन इंडेक्स याद कर लिया था तो आसानी से ये भी सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 36 में जो होगा वो आपका अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, ये आपका सेक्शन जो 4 है, जो आपका चौथा नंबर है, ये आपका सही आंसर है। The provision of the Rajasthan Public Examination Act 1992 और the applicable to which of the following examination। अब देखिए ये भी सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अगर राजस्थान के द्वारा कोई अनफेयर जो जो एग्जामिनेशन के लिए जो नियम बनाया गया है, तो एक बात तो आपको क्लियर है कि राजस्थान के में लागू होगा। अब राजस्थान में अगर राजस्थान कोई एग्जाम करा रहा है तो उस पर तो लागू होने का सवाल तो है, वो लागू होगा। लेकिन सवाल ये बैठता कि अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करा रहा है तो क्या उस पर लागू होगा कि नहीं लागू होगा। तो राजस्थान में यदि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्जाम हो रहा है तब भी उसके ऊपर क्या होगा, यह लागू होगा। तो 37 का जो आंसर होगा वो आपका ए, बी और सी तीनों आपके सही होंगे, तीनों आपके सही होंगे। मैच द लिस्ट। अब इसमें आपको सीआरपीसी से संबंधित है, सीधा सवाल है। मैंने कहा पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहां पर है, सेक्शन 24। सबऑर्डिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लोकल जुडिक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये कहां पर है। तो आप यहां पर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहां पर है, सेक्शन 21 पर। लोकल जुडिक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
तो ये सारे सवाल जो आपके हैं वो एकदम लिस्ट पर बेस्ड हैं। किस पर बेस्ड है? लिस्ट पर बेस्ड है कि कौन किस पर आधारित है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप इंडेक्स को लेकर सवाल पूछते हैं तो इंडेक्स को लेकर सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता है, और इसीलिए मैंने बार बार आपको इस बारे में बताया भी था, बार बार मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। ठीक है, तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपका 21, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपका 24। अगर मान लीजिए आपको ये दोनों को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट है तो पहले दो का देख लीजिए। तो बी कहां पर है? बी आपका है 21 कहां पर है? 1 पे, और आपका 24 कहां पर है? 4 पर। तो बी का 1 और सी का 4, आपको अगर दो का नहीं पता है और दो पता हो गया तो ऐसी स्थिति में दोनों आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो लोकल जो जुरिडिक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो आपका सेक्शन 22 है। किसमें है? सेक्शन 22। और जो आपका रिमेनिंग बचा सबऑर्डिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो आपका 23 में है। सीधा सा सवाल आपसे 4 सेक्शन को लगातार पूछ लिया। तो अगर आपको दो नहीं पता है और दो पता है तब भी आप इस सवाल का सॉल्व कर सकते थे। तो इसका आंसर आपका होगा और ये आपका थर्ड। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, राइट आंसर आपका थर्ड होगा। अब देखिए 39 आपसे क्या पूछ रहा है? When a criminal act is done by several person in the furtherance of the common intention of all, सीधा सा मतलब है सेक्शन 34 के बारे में आपसे पूछ रहा है। अब इसका जो आंसर होगा, each of such person is liable for that act in the same manner as if it is has been done by him alone। ये जजमेंट जो है बरिंदर कुमार जो घोष का जजमेंट है, सेक्शन 34, जिसमें आपको ज्वाइंट लाइबिलिटी के बारे में बात करता है। तो ये उसी पर आधारित है कि अगर कोई व्यक्ति कॉमन इंटेंशन से कोई कार्य करता है तो वह उसके तहत क्या होगा? वो होगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो सेक्शन है वो बेस है सेक्शन 34, और इसका जो ऑप्शन राइट आंसर है वो सब क्लॉज जो आपका 4 नंबर का है आंसर वो आपका राइट है। Each of such person is liable for that act in the same manner as if it has been done by him alone. Which of the following is not a correct match? Under the Protection of the Children from Sexual Offences Act, मैंने आपसे पहले ही बताया था जब पास्को एक्ट के बारे में मैंने आपसे 75 क्वेश्चंस में जब डिस्कशन किया था तो मैंने आपको कहा था कि पास्को जो एक्ट है इस एक्ट में 3 टाइप ऑफ ऑफेंसेस की बात किया गया। पहला जो ऑफेंसेस बात किया गया वो आपका सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, दूसरा जो बात किया गया सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, और तीसरा जो बात किया गया वो आपके पोर्नोग्राफी पर्पजेस के बारे में। तो मैंने कहा कि यदि आप राजस्थान एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें से सिर्फ आपको इतने ही ऑफेंसेस के बारे में देखना होगा। तो मैंने इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने कहा कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएगा, और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो होगा वो आपका सेक्शन 4 और 5 में होगा, नहीं सेक्शन 3 एंड 4 में होगा। फिर मैंने कहा कि एग्रीवेटेड जो होगा वो मैंने कहा कि सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 एंड 6 में होगा। फिर मैंने कहा सेक्सुअल असॉल्ट होगा तो मैंने आपसे कहा कि ये सेक्शन 7 और 8 में होगा। फिर मैंने कहा एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट होगा तो आपका किस में होगा? 9 और 10 में होगा। और फिर मैंने कहा सेक्सुअल हरासमेंट होगा तो आपका 11 और 12 में होगा। मैंने एकदम धाराओं को एकदम स्पष्ट रूप से आपको डायग्रामिक इंटरप्रिटेशन से बता दिया। अब इसमें मैंने कहा सेक्सुअल असॉल्ट, तो आप एकदम जान लें कि सेक्सुअल असॉल्ट आपका कहां पर डिफाइन है? सेक्शन 7 में। तो ये आपका राइट आंसर होगा, अर्थात यही आपका गलत रूप से मैच किया गया है। Which of the following combination is a correctly match? अब कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच किया गया है और कौन सा नहीं? अब देखिए ये आर्म्स एक्ट का सवाल है, तो कौन सा मैच किया गया है और कौन सा मैच नहीं किया गया है? तो इसके बारे में आर्म्स एक्ट की जब सेक्शन 2 में जाएंगे तो आपको प्रोबिटेड एम्यूनिशन जो है ये क्या है? करेक्टली रूप से किया गया है। अगर आर्म्स के बारे में जाएंगे तो आपको 2 के सी में है। तो अलग अलग ये धाराएं हैं, तो ये धारा आपकी करेक्टली मैच है जो आपका 41 का 2 है।
अंडर विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर पावर कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस? सीधा सा सीधा मैंने आपसे बताया था सेक्शन 259, जो आपको 75 जो क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चंस में भी ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा गया था और इसके तहत मैंने आपसे ये डिस्कशन भी किया था. The question is whether A was in Calcutta on a given day. A statement in the diary of the deceased solicitor regularly kept in the course of a business that on a given day the solicitor attended A at a place mentioned in Calcutta for the purpose of confirming with him upon a specified businesses in a relevant fact under this section of the Indian Evidence Act. तो this section में है तो आपको ये स्पष्ट रूप से पता है, ये स्पष्ट रूप से आपको पता है कि किसमें है, सेक्शन 32(2) में, क्योंकि सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 डाइंग डिक्लेरेशन और जो आपके बिजनेसेस के बारे में बात करता है सेक्शन 2 के जो और भी सब क्लॉज हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, उसका जो आपका सेकंड जो पार्ट है, उसका जो आपका सेकंड जो पार्ट है वो पार्ट इसी के बारे में आपसे डिस्कशन करता है और ये कहता है कि ये उसी पर है. तो और मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेसेस, जो आपसे कहता है मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेसेस, कोर्स ऑफ बिजनेसेस, तो ये आपका कोर्स ऑफ बिजनेस से संबंधित है. तो इसके बारे में जो एविडेंस होगा वो सेक्शन 22 सब क्लॉज 2 के तहत इंपॉर्टेंट है. Arrange the following in the chronological order on the basis of section of the criminal procedure. बहुत आसान सा केस है, ये भी सवाल सीधा सा सीधा यही सवाल 75 में मैंने आपसे पूछा था. Information of cognizable offense means 154, examination by witness of police 161, recording of confession and statement 164, procedure for a summary trial. प्रोसीजर फॉर अ समरी ट्रायल, तो प्रोसीजर फॉर अ समरी ट्रायल कहां पर है आपका, ठीक है. तो ऐसी स्थिति में प्रोसीजर फॉर अ समरी ट्रायल आपका 25260 में है, जहां पे समरी ट्रायल के बारे में प्रक्रिया बताई गई है. तो ऐसी स्थिति में अब इसको हमको सेक्शन से अरेंजमेंट करना है. तो सबसे पहले क्या है, सेकंड है. तो सबसे पहले क्या है, सेकंड है, फिर आपका थर्ड है, फिर आपका फोर है. तो पहले सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट. तो फर्स्ट आपका क्या है, सबसे लास्ट में है. तो इसका आंसर आपका होगा 44 का 1. क्या होगा, 44 का 1. अब आइए 45 ए, बहुत आसानी से सवाल है, ये भी सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है और अच्छा सवाल पूछा भी गया है. तो क्या पूछ रहा है ये देखिए, ए is on his trial for a murder of C. There is evidence to show that C was murdered by A. C was murdered by A. C was murdered by A. A and B, and that B said A and T murder C. Can this statement be taken into consideration by the court against A or not? तो अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 30 में जाएं, सेक्शन 30 में जहां पर आपको ज्वाइंट ट्रायल के बारे में बात किया गया, कन्फेशन अगर ज्वाइंट ट्रायल में होता है तो क्या ऐसी चीज रेलिवेंट है या नहीं रेलिवेंट है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया. तो यहां पर जो हो रहा है ये रेलिवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर ज्वाइंट ट्रायल नहीं हुआ है. यहां पर ज्वाइंट अगर ट्रायल नहीं है, ज्वाइंटली एक ही ट्रायल नहीं हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में नो स्टेटमेंट ऑफ द बी अगेंस्ट ए कैन नॉट बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन. तो आपका दूसरा जो आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, सीधा सा सीधा सवाल है, कहां पर अप्लाई, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 11 नहीं होगा तो स्टेट ऑफ नागालैंड, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको होनी भी नहीं चाहिए. Which of the following is not correctly matched according to the schedule caste, schedule tribe एक्ट 1889? तो सीधा सा मतलब है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एट्रोसिटी को डिफाइन किया गया है, ये आपका सही है. तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये आपसे सवाल पूछ जा रहा है और इसका जो सवाल होगा वो होगा पब्लिक सर्वेंट, जो आपका सही से डिफाइन नहीं किया गया है. तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा
वो आपका 3 होगा। द प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डोंट अप्लाई, देखिए डोंट अप्लाई कोर्ट मार्शल पर अप्लाई होता है, लेकिन कोर्ट मार्शल कन्वे अंडर द आर्मी एक्ट इस पर अप्लाई नहीं होता। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लॉजिकल सवाल है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही लॉजिकल सवाल एग्जामिनर ने पूछा है कि बच्चे कंफ्यूज हो गए। भाई कोर्ट मार्शल में नहीं होता, लेकिन कोर्ट मार्शल कन्वे अंडर द आर्मी एक्ट जो सेक्शन 48 है, ये आपका राइट आंसर होगा, थर्ड नंबर। Which of the following section of the Protection of the Children from Sexual Offences Act deals with sexual harassment? मैंने आपसे पहले ही बताया कि कहां पर डील कर रहा है, सेक्शन 11 में। कहां पर डील कर रहा है, सेक्शन 11 में, 49 का 3। Under which section of the Arms Act 1959 one cannot sell or transfer firearms which does not have any identification marks? विदाउट आइडेंटिफिकेशन मार्क से आप कोई प्रकार के फायर आर्म का, किसी भी प्रकार के फायर आर्म का वो नहीं करते। इसके लिए जो प्रावधान है वो स्पेसिफिक रूप से आर्म्स एक्ट के सेक्शन 8 में दिया गया है। व्हाट इज द एनहांस पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन? बहुत ही क्लियर कट सवाल है, क्लियर कट सवाल आपसे पूछा गया, और यही सवाल मैंने आपसे पूछा भी था कि जो 75 में था। तो ये सवाल क्या था, इनहांस पनिशमेंट कन्विक्शन जो है अंडर सेक्शन 5 ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989, तो वो क्या है, तो वो जो आपका है, अगर आप देखेंगे तो ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच मे एक्सटेंड टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो आपका सेकंड नंबर इज द राइट आंसर। प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 258, बहुत अच्छा सवाल है, और आप बहुत अच्छा सवाल इसलिए कि अगर आपने सही से धारा नहीं पढ़ा है, अगर आप सीआरपीसी की धारा 258 जो बहुत महत्वपूर्ण धारा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है कि वेन मजिस्ट्रेट हैज अ पावर टू स्टॉप द, जो पावर है अर्थात वो सम्मन केस है, और सम्मन केस को मजिस्ट्रेट यहां पर क्या कर दे रहा है, स्टॉप कर दे रहा है। तो स्टॉप वो किसको करेगा, किसको करेगा, तो सेक्शन जो 52 है उसी के बारे में बात कर रहा है। तो सेक्शन 52 कहता है प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 258 of CRPC can be stopped by a magistrate in a summon case instituted upon a complaint. दूसरा, in a summons case instituted otherwise upon a complaint. Third, in a warrant case instituted upon a complaint. Fourth, one and second or both. And five, question is not attempted. तो 52 का ये जो सवाल है, ये सवाल में in a summon case instituted otherwise than upon a complaint. A is a cutting the wood with an axe at the place where children are playing. ये प्रीवियस ईयर का सवाल आपसे पूछा गया। द एक्स फाइल्स ऑफ एंड किल्स ए नियर बाई चाइल्ड, ए इज अ गिल्टी ऑफ कॉजिंग डेथ बाय ए नेग्लिजेंस। स्पष्ट रूप से प्रीवियस ईयर का सवाल है, जिसका आंसर आपका थर्ड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिफिनीशन ऑफ आर्म्स अंडर सेक्शन 2C ऑफ द आर्म्स एक्ट? तो इसके अंतर्गत अगर आप सेक्शन 2C में आर्म्स से डिफाइन करेंगे, तो आर्म्स को डिफाइन करते हुए यह कहा जाता है कि कोई भी आर्म्स जो डोमेस्टिक, जो घरेलू और एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, ऐसे आर्म्स, ऐसे चीजों को आर्म्स की डिफिनीशन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। तो इसके अंतर्गत लाठी जो होता है वो डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर यूज के लिए किया जाता है, और लाठी को आर्म्स की परिभाषा के अंतर्गत आर्म्स अधिनियम 1959 के तहत शामिल नहीं किया गया है। तो 54 का 4। हु कैन बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 59 ऑफ राजस्थान एक्साइज एक्ट? अब इसके अंतर्गत कौन सा पनिश होगा जो सेक्शन 59 के तहत पनिश होगा? तो स्पष्ट रूप से जो सेक्शन 55 है वो कहता है ए, बी, सी और डी, ऐसी स्थिति में चारों। The question is whether A and B were legally married. The statement of deceased Pandit that the married them under the such circumstances that the celebration would be a crime. तो ऐसी स्थिति में क्या ये रेलिवेंट फैक्ट है या नहीं है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इट इज द रेलिवेंट अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट।
अंडर विच सेक्शन ऑफ द आर्म्स एक्ट 1959? 1959, magistrate has the power to search and seizure of the firearms and ammunition. तो सेक्शन 57 स्पष्ट रूप से इसके बारे में बताता है, और मैंने आपसे बताया कि सेक्शन बेस्ड सवाल है, सवाल इज बेस्ड ऑन सेक्शन, तो इसका जो आंसर होगा वो सेक्शन 22. Which of the following section provide the penalty for a criminal conspiracy under the Rajasthan Excise Act 1950? और इसका जो आंसर आपका होगा वो आंसर आपका होगा सेक्शन 54D. सीधा सा सेक्शन बेस्ड सवाल है. अंडर सेक्शन 262 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, द केस ऑफ कन्विक्शन द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जो आपका समरी प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है, और इसका आंसर आपका 1 होगा जो 3 मंथ के बारे में बात करता है. मैच द लिस्ट, अब इसमें कौन सा डिफिनीशन क्लॉज है जहां पर जो डिफाइन किया गया है, ये चीजें आपको जाननी होंगी. और ये आपका डिफिनीशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफिनीशन क्लॉज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको पता है तो सीधा सा सीधा मेन को आप डिफाइन कर देंगे 10 में. मेन को अगर आपने 10 में डिफाइन कर दिया तो ऐसी स्थिति में आधा काम तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो गया, आधा काम आपका ऐसे ही कंप्लीट हो गया. अब बचा हुआ जो शब्द है कि गवर्नमेंट कहां पे डिफाइन किया गया, गवर्नमेंट कहां पे डिफाइन किया गया, तो अगर आपको पता है तो ओथ जो है वो सेक्शन 51 में डिफाइन कर दिया गया. सेक्शन 51 में ओथ और मैन जो है सेक्शन 10 में. तो थोड़ा हल्का सा आपको अगर दिमाग लगाएंगे तो हल्का सा अगर आप दिमाग लगाते हैं तो सेक्शन जो 31 है, जो 32 के पहले है, 32 में एक्ट और ओमिशन को डिफाइन किया गया है, एक्ट और ओमिशन को डिफाइन किया गया है. तो 31 में जो आपका डिफाइन किया गया है वो आपका बिल है, और गवर्नमेंट जो डिफाइन किया गया है वो आपका 17 में है. आसानी से चीजें आपकी सॉल्व हो गई, लेकिन आपको आगे पीछे की चीजें आपको पता होनी चाहिए. क्यों इस जरूरत है? क्योंकि गुड फेथ के पहले ओथ है और यहां पर एक्ट और ओमिशन के पहले बिल है. तो इस तरह के सवाल आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर पूछता है. अगर आपने हल्का सा उसको सही रूप से देखा है तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको यहां पर नहीं होगी. क्लियरली आप इन सवालों को स्पष्ट रूप से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन. तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, गवर्नमेंट का 4, ओथ का 1, मैन का आपका 3 और बिल का आपका 2. तो 4132, 4132, 4132, 4132, आंसर आपका 1 हो जाएगा. अगला जो सवाल है वो 61 है, जो आपका प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट से पूछा गया है. ये क्या कहता है, प्रोबेशन ऑफिसर इज डिफाइंड अंडर द प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट 1958 इन. सीधा सा सीधा है. मैंने कहा जितने भी एक्ट हैं उस एक्ट में डिफिनीशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में डिफाइन किया गया प्रोबेशन ऑफिसर को सेक्शन 2B में. A having insured a ship voluntarily caused the same to be the castaway with the intention of causing damage to the underwriters. A has committed an offence defined under which section of the Indian Penal Code. तो which section of the Indian Penal Code ये आपका डिफाइन है सेक्शन 4 to 5, जिसे हम आपको मिसचीफ कहते हैं. एकदम एग्जाम्पल है रिस्टी जिसे कहते हैं. यहां से ये सीधा सा सीधा डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा गया है. A proclaimed person who has a property has been attached and claimed the property, the net proceed of the sale of the appearance. तो इसका भी सीधा सा सीधा है कि within the 2 years from the date of attachment, जो आपका सेक्शन 82, 83 में जो आपका दिया हुआ है CRPC. अब देखिए इसमें आपको मैच करना है. बहुत ही आसान सा चीज है कि मैच आपको करना कैसे है. अब आपको पता है कि अगर सम्मन कहां पर है तो सबसे पहले फॉर्म ऑफ द सम्मन ही आएगा. तो 61 से सम्मन शुरू ही होता है. सम्मन हाउस सर्व कैसे होगा तो ये भी आपको पता है कि ये भी आपका 62 में होगा. फॉर्म ऑफ द वारंट अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, फॉर्म ऑफ द वारंट अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, एंड वेयर वारंट में भी एग्जीक्यूटेड, वेयर वारंट में भी एग्जीक्यूटेड. तो वारंट के बारे में फिर कहां पर आ गया आपका 70, और वारंट वेयर एग्जीक्यूटेड सेक्शन 77.
सेक्शन 77 डायरेक्टली सवाल आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। बस करना क्या है कि आपको सही रूप से जो सवाल है उस सवाल को अगर आपने सही रूप से समझा है तब आप आसानी से सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो सेक्शन 61 में दूसरा, 62 में आपका तीसरा, 70 आपका ये जो आपका 70 है 70 जिसे हमने कहा, ये आपका है पहला, और ये आपका 77 है आपका चौथा। तो 2314 2314 2314 तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए बहुत ही अच्छा ये सवाल है, इसमें नॉर्मल सा सेक्शन बेस्ड सवाल है 437A, जहां पर बेल टू रिक्वायर एक्यूज टू अपेयर बिफोर अ नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट हैज बीन मेड, इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन आपसे बनाया गया था जो जोड़ा गया था सेक्शन 137A। 65 के बाद आगे एक सवाल देखते हैं, हु शैल एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन एवरी सेशन डिवीजन। तो इसका सीधा सा आंसर आपको पता है और ये सबसे आसान सवाल है। जब आप शुरुआत करते हैं तो सबसे आसान सवाल आपसे यहीं से शुरू होता है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेब्लिश कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। ए हैंगमैन हु हैंग द प्रिजनर, तो ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। प्रिजनर टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एग्जेम्प्टेड फॉर द क्रिमिनल लाइबिलिटी, तो अगर कोई हैंगमैन है तो क्रिमिनल लाइबिलिटी से वो है। तो ये प्रीवियस ईयर के बार बार सवाल आपसे पूछे गए हैं, जहां पर आपको सेक्शन 78 है जो आपका राइट आंसर सीधा सा एग्जाम्पल ही है। अरेंज द फॉलोइंग डिफिनीशन ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 2। अब बताइए, सीधा सा सीधा ए बी सी डी के हिसाब से देख लीजिए, ए बी सी और डी। अब इतने में अगर आपने देख लिया तो आपको सीधा सा सीधा पता चलोगे कि सबसे पहला शब्द क्या आया, ये, फिर क्या आया, ये, फिर क्या आया, ये, और फिर क्या आया, ये। तो सबसे पहले क्या डिफाइन किया गया? बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस के बाद क्या डिफाइन किया गया कि बी के बाद सी आता है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो बी और फोर और फिर आपका 1 और फिर आपका 3, तो ये आपका राइट आंसर होगा। सीधा सा, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, सेक्शन भी नहीं पता है, तब भी आप अल्फाबेटिकल रूप से अगर जोड़ेंगे तब भी आपका, तो ए शब्द से एक भी शब्द नहीं है, तो बी से क्या है? बेलेबल ऑफेंस है, तो इसका मतलब बी पहले डिफाइन किया गया। बी के बाद सी है, तो सी के बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस से पहले फिर आपका कंप्लेंट आता है 2D में। तो ये सारी चीजें आपका राइट आंसर होगा 68 का आपका दूसरा। When under the JJ Act, the board passed an order that there is a need for a trial of the child as an adult, it will transfer the case to, तो किसको ट्रांसफर करेगा? ये आपको चिल्ड्रन कोर्ट को ट्रांसफर करेगा। किसको ट्रांसफर करेगा? चिल्ड्रन कोर्ट को। लास्ट सवाल है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ मींस, जो आपका जेजे एक्ट में है, जो आपका जेजे एक्ट में है, और ये कहता है कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मींस, तो पहला कहता है चाइल्ड हु इज एलिज्ड और फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड हु हैज नॉट कंप्लीटेड 16 years of age on the date of the commission of the such offense. Second, the child above the age of 7 years and less than 12 years of the age, ये आपका राइट आंसर नहीं है। ए चाइल्ड above the age of 12 years and less than 16 years of the age, तो ये आपका राइट आंसर नहीं है। चौथा है, ए चाइल्ड हु इज एलिज्ड फॉर फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 years of the age on the date of the commission of the such offense, it is the right answer, it is the right answer to 17 का 4 जो आपका जेजे एक्ट है। तो टोटल जो आपने सवाल देखे, उस सवाल को देखने के बाद आपके पास आइडिया है कि जो ज्यादातर सवाल पूछे गए मेजर लॉ से, मैंने आपको बताया कि 39 सवाल मेजर लॉ से और 31 क्वेश्चन जो थे वो रिमेनिंग आपके माइनर लॉ से पूछे गए। तो टोटल 70 क्वेश्चन में मिनिमम जो स्कोर आपका होना चाहिए उस आपका 60 होना चाहिए, और मैक्सिमम आप कितना भी सही कर सकते हैं। अगर आपका 60 स्कोर बन रहा है लॉ में, तो आसानी से अगर आपने इंग्लिश और हिंदी के पेपर को थोड़ा सही रूप से किया है तो आप उम्मीद करिए कि आप एग्जाम में बने हुए हैं। अगर मान लीजिए कि आपका लॉ थोड़ा खराब हुआ है और हिंदी और इंग्लिश उसको आपको कवर कर ले रहा है,
तब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आप वहां पर भी बने हुए हैं। लेकिन बेसिक चीज ये है कि सवाल ऐसे थे कि जिस सवाल को आप अपरेंट रूप से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप उस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक दो सवाल ऐसे हों जिन सवाल को लेकर आपको डाउट भी हो सकता है। जैसे आपको सेक्शन 120 122 में जो मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके डिफिनीशन कुछ अलग हो सकते हैं, जिसके कुछ मायने, जो सेक्शन बेस्ड है वो तो क्लियर है, लेकिन कुछ जो एप्लीकेशन का बेस्ड है वहां पर हो सकता है कि कुछ आंसर आयोग के द्वारा दूसरे दिए जाए और आपने और हमने आपको दूसरा बताया। ऐसा मे भी प्रिज्यूम हो सकता है। देखिए कुछ ना कुछ कंटेंट्स कभी कभी चेंज होते हैं, तो इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है, होता है, कभी कभी होता है। अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली वो गलत है, तब ऐसी स्थिति में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर एप्लीकेशन का कोई सवाल है और वो कुछ गलत कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में आपको वहां पे चैलेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ओवरऑल एक दो सवालों का आंसर इधर से उधर हो सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये आप मान के चला करिए कि जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो 70 में 68 सवाल ही आपके सही हो सकते हैं मैक्सिमम, अगर वो है। दो सवाल के आंसर इधर से उधर होते हैं, जो आयोग के डिस्क्रिप्शन पर है, विवेक पर है। तो एग्जाम में ऐसा होता है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान करने की आवश्यकताएं नहीं है। लेकिन मेरा एक सीधा सा अपना एक दृष्टिकोण है कि सवाल बहुत ही सही थे, और जो नॉर्मल स्टूडेंट अगर सही से डिफाइन एरिया को और सिलेबस को साथ लेकर पढ़ा है तो उसे सवाल को सॉल्व करने में कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं होगी, ये निश्चित है। तो इसी के मेरा अपना एक दृष्टिकोण है कि अगर 60 सवाल आपने आसानी से यहाँ पर सॉल्व किया है तो आप अपने आप को ये मानिए कि आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है और आप एपीओ के मेंस में बैठने जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे आपके लिए ऑल द बेस्ट। और हमको जो भी इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको समझ में आए मैंने आपको बताए। एक दो सवाल को लेकर अगर हो सकता है कि आपको कोई डाउट है तो उस डाउट को आप अपने पास रख भी सकते हैं, बाद में आयोग का जो आंसर की आएगा उस आंसर की से आप मिलाइएगा, अगर वो सही है तो आप उसको सही मानिएगा। तो ओके, थैंक यू।